हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज के इस वीडियो में हम चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर मल्टीलेटरिज्म का क्या बेनिफिट रह गया है, क्या अस्तित्व रह गया है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। फिर हम सब्सटेंटिव मोशन के बारे में बात करेंगे। हम इसके बाद इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सीरीज के बारे में बात करेंगे। सीपीआई को जो बेस ईयर है इसको गवर्नमेंट ने चेंज किया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन हम वन हॉर्न राइनोस के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल को समझ लेते हैं। अभी रिसेंटली राज्यसभा में एड्रेस करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि भाई पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जो भी मल्टीलेटरलिज्म के इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, चाहे यूएन हो, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो या डब्ल्यूटीओ, आज की डेट में कहीं ना कहीं ये सभी कोलैप्स कर रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं इस बात को हमें मानना होगा कि अगर इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी की बात करें तो वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में नहीं, हम अपने इंटरेस्ट को यहां पे सर्व करेंगे, जो कि ओवरऑल इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने का है, विकसित भारत का है बाय 2047। तो यहां पे ये कहा जाता है कि भाई देखो, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे यूएन है, यूएन कहीं ना कहीं ग्लोबल पीस को मैनेज करने में फेल हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप यूएस को देखें, यूएस ने 31 ऐसे प्रोसेस हैं यूएन के जिसमें से विड्रॉ कर लिया अपने आप को। एंड सिमिलरली आपको डब्ल्यूटीओ के अंदर भी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है। एंड यहां पे यूनिलेटरली जैसे यूएस है या चाइना है, ये सैंक्शंस इंपोज कर रहा है और ट्रेड वॉर चल रहा है। दूसरी तरफ एसिमेट्री है यहां पे आपकी जो रिलेशंस है इनके अंदर भी। अब इसमें अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है यूएस की, अब इसमें आप इक्वल नहीं, इसमें आप ये मान के चलो जो स्मॉलर या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बड़े कंसेशंस देने पड़ते हैं डोमिनेट पार्टनर को, तो ये भी एक फैक्टर है। चाइना का फैक्टर की अगर हम बात करें तो चाइना ने मल्टीलेटरल रूल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया और अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। बट आज की डेट में इस चीज में नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि आपको ब्लॉकेज देखने को मिल रही है जो वर्ल्ड ओवर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज चल रही है इसकी वजह से। फिर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी की बात करें तो ग्लोबल कंपटीशन आज की डेट में वोट्स इन यूएन की जगह आज की डेट में टेक्नोलॉजी डोमिनेंस के ऊपर शिफ्ट हो गया है, जहां पे साइबर स्पेस एंड एआई इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो कहते हैं कि भाई जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है ये तो आप भूल जाइए, ये एक पुराना आइडिया हो गया। अब न्यूट्रल या ऑटोनॉमस आप कह सकते हो कि इनका कोई रेलेवेंस नहीं रहा है। अब एक हाथ दे एक हाथ ले वाली राजनीति चलेगी, जहां पर ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी आपकी वर्क करेगी। मोरओवर अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047 के लिए, तो अब हमारी जो पॉलिसी है वो डायरेक्टली डोमेस्टिक गोल के साथ अलाइन होनी चाहिए, जहां पे हम अपने आप को एक डेवलप नेशन बनाना चाहते हैं। तो हमारी हर एक मूव को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी के अंदर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर। तो यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज की बात ये है कि भाई हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है एंड हमारे पास कहीं ना कहीं ग्लोबल टेक जायंट्स के अंदर वर्कफोर्स की बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, तो हम साइबर सुपर पावर बन सकते हैं। बट यहाँ कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, जैसे ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हम। तो यहाँ पे अफ्रीका के साथ, अभी यूरोपियन यूनियन के साथ तो हमने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो हमें अपनी मल्टीलेटरल इंगेजमेंट को यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा कि भाई हम इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते। हमें कुछ टेक्नोलॉजीज के फ्रंट पे खुद को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, चाहे एआई की बात हो, साइबर स्पेस की बात हो या आपकी डिफेंस सेक्टर की बात हो। एंड मोर ओवर यहाँ पे हमें यह भी समझना होगा कि जो हमारे नेबरहुड के साथ रिलेशन है उसको भी रीडिफाइन करना पड़ेगा। जहां पर कश्मीर पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहां पर फॉरेन पॉलिसी में हमें अपॉर्चुनिटीज को खंगालना होगा कि कहां पे हम मिलके काम कर सकते हैं। जैसे एक आपका तापी प्रोजेक्ट था, जहां पे आप कह सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान और ईरान इनके बीच में एक पाइपलाइन, ट्रांजिट पाइपलाइन बिछाने की बात की जा रही है। तो कहते हैं कि भी इसमें सभी कंट्रीज का फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। एंड ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए ब्रिक्स जैसे इनिशिएटिव्स को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मेंस का एक क्वेश्चन है एंड ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है एंड ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। तो अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की, सब्सटैंटिव मोशन की। तो अभी निशांत दुबे, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर
जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इनके अगेंस्ट एक सब्सटैंटिव मोशन रन करने की बात की है कि भाई इन्होंने लोकसभा को मिसलीड किया है एंड कहीं ना कहीं देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को हर्ट किया है। तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं इनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए सब्सटैंटिव मोशन लाया जा रहा है। अब देखिए यहां पर एमएन कॉल और एसएल शिकदर जो है, इन्होंने सब्सटैंटिव मोशन के बारे में ये कहा कि भाई ये सेल्फ कंटेन्ड है और यहां पर जब आप प्रपोजल सबमिट करते हो तो इसको अप्रूव करता है हाउस एंड यहां पे उसके ऊपर फिर फॉर्मल डिस्कशन आपकी हो सकती है। अब जब बात की जाए इस तरह के नोटिस की, तो क्या आपका प्रोसीजर रहता है? तो एक स्पेसिफिक नोटिस दिया जाता है जिसे आप कह सकते हो कि एक तरह का फॉर्मल नोटिस है और इसको मूव किया जाता है बाय किसी भी मेंबर के द्वारा। अब यहां पे मिनिस्टर के केस में थोड़ा अलग हो सकता है, बट यहां पर आपको कोई भी स्कैंडर की जरूरत नहीं होती है, मींस किसी का साथ नहीं, एक कला इकलौता पर्सन भी इसे मूव कर सकता है। सिर्फ जो स्पेशल मोशन ऑन थैंक्स है स्पीकर और आपके मोशन ऑफ थैंक्स है, उसके केस में आपको कुछ लाइक आप कह सकते हो कि कुछ और पर्सन्स का सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे 50 का आपको स्पीकर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो चीजें आपको कुछ केसेस में देखने को मिलती हैं। अब राइट टू रिप्लाई यहाँ पर रहता है, जो मूवर है उस जो मोशन का, उसके पास ये राइट है कि वो रिप्लाई कर सकता है एंड मोर ओवर यहाँ पे ये एक डिसिप्लिनरी टूल है जिसके थ्रू हम अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो यहां कहा जाता है कि भाई देखो, इससे पहले भी कई केसेस में ये सब्सटैंटिव मोशन रन किया गया था जहां पे लोकसभा के 10 एमपीज को एक्सपेल किया गया था कैश फॉर क्वेरी के लिए। यहां पे लाइक ये मूव किया गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा। एमपी लैड मिसकंडक्ट के अंदर भी यहां पर सब्सटैंटिव मोशन को रन किया गया था एंड उसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस के अंदर भी एमपी जो थे बाहू भाई, इनके ऊपर भी इस मोशन को रन किया गया था एंड जहां पर इन्हें एक्सपेल किया गया था। तो कहते हैं कि भाई देखो यहां पर आप वेरीफाई करो फैक्ट, कहीं ना कहीं स्पीकर की यहां पर डिस्क्रिप्शन है, बट आपको यह समझना होगा कि आपको इम्पार्शली इस चीज को आर्बिट्री करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है एंड आप रूल्स के ऊपर टोटली बेस्ड पार्लियामेंट की वर्किंग के ऊपर फोकस कीजिए। तो यहां पे ये एक्सरसाइज होगी, मेंस का क्वेश्चन हो गया एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं इन्फ्लेशन सीरीज की। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, इन्फ्लेशन क्या होता है। जैसे लेट्स से हमारे पास एक वाटर बॉटल है, आज इसकी कीमत 2026 में 20 रुपए है। अब 2027 आते आते ये बॉटल हो गई 25 रुपए की एंड 2028 आते आते ये बॉटल हो गई आपकी 24 रुपए की। तो यहां पे ये जो 5 रुपए का इंक्रीज है ये इन्फ्लेशन है। अब यहां पे ये 4 रुपए का इंक्रीज इन्फ्लेशन है, बट इसे हम डिसइन्फ्लेशन कहेंगे क्योंकि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1 रुपए का आपको कमी देखने को मिली है। तो ये डिसइन्फ्लेशन हो गया। डिफ्लेशन क्या होता है कि मान लीजिए 2029 में इस बॉटल का प्राइस 18 रुपए हो गया, तो एक्चुअल प्राइस से कम हो गया, तो ये डिफ्लेशन हो गया। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ इंडेक्सेस को यूज करते हैं, इसमें से ही एक होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जहां पर आपके और मेरे लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स कैलकुलेट करते हैं कि भाई क्या इन्फ्लेशन चल रही है इकोनॉमी के अंदर। अब इसमें बास्केट ऑफ गुड्स होते हैं, इसमें 1300 के करीब आपके पहले गुड्स हुआ करते थे, अब ऑल्दो इसे इंक्रीज कर दिया गया। अब इसमें एक बेस ईयर, जैसे हमने यहां पर जो बेस ईयर लिया था ये 2026 का लिया था, तो ऐसे ही गवर्नमेंट यहां पर अब बेस ईयर को चेंज कर रही है। पहले ये 2012 तक का हुआ करता था, 11-12 का, अब ये चेंज करके 2024 का कर दिया हमने। अब इसे चेंज करने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि जो बास्केट है जो आप यहाँ पे जिसके बेसिस पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लोगों की जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले फूड के ऊपर ऑलमोस्ट 60% एक्सपेंसेस किए जाते थे, बट अब फूड के अलावा हेल्थ के ऊपर, इवन कम्युनिकेशन के ऊपर या ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत सारा खर्चा होता है, तो उसको ये कहीं ना कहीं इंक्लूड नहीं करता था। तो आज की डेट की कॉस्ट ऑफ लिविंग को अंडरस्टैंड करने के लिए यहां पर एनएसओ को ये डाटा अपडेट करना पड़ा। तो जैसा मैंने आपको कहा कि मॉडर्न डे की रियलिटी को हम समझ पाएंगे इसमें, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, बेबी सिटर्स, एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स वगैरह, ये सब इसमें आ जाते हैं। इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन को आप बेटर समझ पाओगे। तो जो वॉल्टिलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल फूड बेवरेज की वेटेज जो है वो अभी कम कर दी है, तो इससे आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में आप बेटर डाटा कलेक्ट कर पाओगे एंड जिससे आपकी पॉलिसी और ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो पाएगी। बिकॉज आरबीआई के पास, आरबीआई इसी को बेस लेके अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करता है, तो उनके पास इसका 2 to 6% के बीच में मेंटेन करने का मैंडेट है, तो वो उसको ठीक से फुलफिल कर पाएंगे। मोर ओवर जब हम इसे अपडेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ग्लोबल
जो लाइक आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड है उसके साथ इंडिया को अलाइन कर पाएंगे एंड बेटर डाटा की सोर्सिंग भी यहाँ पे हो पाएगी। तो कहा जाता है कि भाई देखो यहाँ पे 3 से 5 साल के अंदर इसे अपडेट करना चाहिए ताकि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को रिकैलिब्रेट करने में आपको हेल्प मिले। तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन। आई होप आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड ये आपका प्रैक्टिस। अब बात करते हैं वन हॉर्न राइनोस की। तो देखो वन हॉर्न राइनोस की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इनकी ब्रीडिंग करवाई है इस रीजन में, तो लाइक पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा न्यूज में थी। तो अगर हम बात करें राइनोस का ग्लोबल सिनेरियो की, तो आपको ग्रेट वन हॉर्न राइनोस देखने को मिलते हैं जिसकी 80% पॉपुलेशन इंडिया में, 20% नेपाल में देखने को मिलती है। एंड रफली अगर हम बात करें तो इनकी पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में इंक्रीज ही हुई है। अफ्रीकन राइनोज की बात की जाए तो वहां पे व्हाइट राइनोज होते हैं, नियर थ्रेटन कैटेगरी में आते हैं। ब्लैक राइनोज है, ये भी आपकी लाइक ठीक ठाक नंबर में देखने को मिलते हैं। बट वट वन हॉर्न राइनोज की जो नंबर है वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है और इसके पीछे इनके हॉर्न्स की जो तस्करी है वो मेजर रीजन है। अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो जावन और सुमंतरन राइनो जो है वो आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में ही आते हैं। अब यहाँ पे पवित्रा की बात की जाए तो इसे मिनी काजीरंगा कहा जाता है। कैरिंग कैपेसिटी का एक चैलेंज चल रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन आपको राइनोज की देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो रहे हैं। एंड मोर ओवर अगर हम देखें तो ये एरिया आपका इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। एंड कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो राइनोज की पॉपुलेशन को सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, बिकॉज रोड्स वगैरह, रेलवेज वगैरह के कंस्ट्रक्शन की वजह से, जो पोचिंग के सिंडिकेट्स चलते हैं उसकी वजह से, एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अनयूजुअल रेनफॉल होती है उससे भी काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो इसके अलावा कुछ एरियाज मानस है जो आपकी भूटान के फुटहिल्स पे लोकेटेड है, यहाँ पर भी आपको लाइक इनके री इंट्रोडक्शन की स्टोरी देखने को मिलती है। ओरंग है, फिर पवित्रा है, काजीरंगा है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं कि नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट एरियाज है, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो आपको इस लाइक वन हॉर्न राइनोज की पॉपुलेशन के साथ देखने को मिलते हैं और इसके नियर बाय एरिया में देखने को मिलते हैं। तो ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन आ गया आपका एंड उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। धन्यवाद।